नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मणि त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। रात के 9:15 बज चुके हैं। 9:15 बजे का समय टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेशन का समय होता है। तो यदि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही हो तो एक बार तेजी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। चलेंगे, तेजी से रिस्पॉन्ड करेंगे ताकि हम लोग सेशन को शुरू कर सकें। चलो, उम्मीद है कि सब कुछ आप लोगों को क्लियर मिल रहा होगा, अब कहीं कोई समस्या नहीं होगी तो आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे टेस्ट सीरीज की। तो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे पॉलिटिकल साइंस का टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड की परीक्षा के लिए जो है वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कराया जा रहा है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 70% से अधिक प्रश्न जो है वो बिल्कुल नए मिलेंगे, जो आपकी मानक पुस्तकों पर आधारित हैं। यदि आप पुस्तकों को पढ़ते हैं तो आप अपने जो है इन नए प्रश्नों को तैयार जरूर करिएगा। नए प्रश्न आपकी परीक्षा में कम से कम 30 से 40 प्रश्न तो आपसे पूछे ही जाएंगे। तो आप चाहें जितनी अच्छी तैयारी प्रीवियस ईयर पेपर की कर लीजिए, लेकिन यदि इस 30-40 प्रश्न की तैयारी आप नहीं करेंगे तो आप लोगों के लिए सिलेक्शन जो होगा वो थोड़ा-सा रिस्की हो सकता है। तो यदि आप जो है वो टीजीटी, पीजीटी के लिए डेडिकेटेड हैं, तो इस 30 से 40 नए प्रश्नों पे जो है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए या ना करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग इस 30 से 40 प्रश्नों का जिस विधि से भी आप तैयारी कर सकते हैं, उसकी तैयारी आप लोग ज़रूर करिएगा। और उसका जो माध्यम है वो क्या है, जो आपकी ऑथेंटिक बुक्स हैं उन बुक्स को आप पढ़िए। अब सभी के जो है वो सभी के लिए पॉसिबल नहीं है कि 3-4 जो मानक पुस्तकें हैं उन सभी पुस्तकों को आप पढ़ पाएँ। तो जो लोग इन सभी पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते या जिनके पास समय नहीं है इन 3-4 मानक पुस्तकों को पढ़ने का, उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है। आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज से जो आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं उन प्रश्नों का आप लोग जो है वन लाइनर नोट्स जो है बनाइए, और यही आपको तीनों चारों पुस्तकों से कलेक्ट करके जो मटेरियल जो आपसे पूछा जा सकता है वो सब आप लोगों को इस टेस्ट में मिलेगा, तो उसका आप लोग नोट्स बनाइए। फाइनली आपके पास जो है आपके पूरे सिलेबस का एक ऐसा नोट्स होगा जिसमें लगभग 70% जो है वो नए तथ्य होंगे, नए प्रश्न होंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। बाकी आप लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों की तैयारी करते रहिए, चाहे जैसे करिए। चलिए, अमन जी का कह रहे हैं कि सर जी टेस्ट लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम जो है, जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपको वहां पे मिल जाएगा, टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप जो है एप्लीकेशन पे जाइए, 500 रुपए का पेमेंट करिए और आप टेस्ट दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। साथ ही आप लोगों के दशहरा के बाद से जो है वो एक नया बैच आर ओ के लिए और आपके एपीएस एग्जाम के लिए अर्थात जीएस का सामान्य अध्ययन का एक बैच मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इसके लिए जो होगा समय निर्धारित किया जाएगा जब दशहरे की छुट्टी के बाद से आप लोग वापस लौट के आएंगे घर से तब। अब चलेंगे अपने सीधे सेशन की तरफ और आज के सेशन के पहले प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और उत्तर करने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा आप लोग जो है दोस्तों क्षमा करेंगे, क्योंकि आज की क्लास का पीडीएफ जो है वो अभी सेलेक्ट नहीं हो पाया था। चलिए, हमारे जो सहयोगी लोग हैं वो आधा अधूरा काम कभी कभी कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। हम लोग सीधे आ जाएंगे आज के प्रश्नों के लिए। चलें, तो आज के लिए जो आपके लिए प्रश्नों का एक संग्रह तैयार किया गया है, उन प्रश्नों को मैं आप लोगों के बीच में रख देता हूँ। प्रश्नों को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे आप सभी लोग। चलें, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और उत्तर करने का प्रयास करिएगा। चलें, जय माता दी, नमस्कार, गुड इवनिंग। अब इन सब से निकलिए और प्रश्नों को ध्यान से पढ़ के उत्तर करने का प्रयास करिए। चलें, प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किसने नव न्याय संगत युद्ध सिद्धांत यानी नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया था? आपको थॉमस जो है सेलिंग दिया हुआ है, बैरी बोजान दिया है,
आइनिंग्स क्लार्क दिया है और जॉर्ज बुश। किसके द्वारा जो है वो आपके नियो जस्ट वार डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया गया था? किसने दिया था? आप सभी लोग उत्तर करेंगे। आपके लिए आप लोगों का उत्तर जो है डी और सी विकल्प के लिए आ रहा है, कुछ लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं। चलिए भैया, तो ध्यान रखिएगा कि जॉर्ज बुश के द्वारा जो है वो नव न्याय संगत युद्ध का सिद्धांत दिया गया था, जिसे इंग्लिश में जो है न्यू जस्ट वार डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जॉर्ज बुश जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं। तो आप लोगों को डी विकल्प का चुनाव करना चाहिए यदि आप इस प्रश्न में सही जवाब करना चाहते हैं। तो चलिए, डी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है, गोवा की स्वतंत्रता आंतरिक आरोपण इंदिरा गांधी की मृत्यु और पोखरण 1 आपको सुमेलित किससे करना है? 1975, 1974, 1961 और 1984 से इन घटनाओं को सुमेलित कर दीजिए। कौन सी घटना जो है किस वर्ष में हुई है, उसके आधार पे आप लोग उत्तर करेंगे। चलिए, तेजी से उत्तर करेंगे इस प्रश्न के लिए आप सभी लोग। चलिए, गुड इवनिंग रमाशंकर जी। चलें, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप लोग इसको तेजी से सुमेलित करने का प्रयास करिए। चलें, तो गोवा स्वतंत्र कब हुआ था भैया? गोवा की स्वतंत्रता की हम लोग बात करेंगे तो गोवा आपका स्वतंत्र हुआ है 1961 में। आंतरिक आरोपण का मतलब क्या है? आंतरिक आरोपण का आशय क्या है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। बी विकल्प का आप लोग चुनाव कर रहे हैं सभी लोग। चलें, तो आप सभी को पता है आंतरिक आरोपण या जिसे आपातकाल कहा जाता है, इसे आंतरिक आरोपण भी कहा जाता है। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो है वो लगाया गया था। यदि हम बात करते हैं इंदिरा गांधी के मृत्यु की, तो इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो आपके 1984 में हुई थी। और पोखरण 1 यानी भारत जो है एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना था, इसके लिए पहला परीक्षण जो हुआ था पोखरण 1 वो हुआ था 1974 में। तो आपका उत्तर जो इसके लिए बनेगा, ए का 3 बनेगा और बी का 1 बनेगा। ए का 3 और बी का 1 जो है आपके सिर्फ एक विकल्प बी विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। जी बिल्कुल, इमरजेंसी को देखिए शब्दों के साथ कई बार आयोग खिलवाड़ करता है, तो आंतरिक आरोपण दे दे और आप समझ ही ना पाए कि आंतरिक आरोपण क्या है, तो इमरजेंसी है भैया आंतरिक आरोपण। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलें। अगला दिया सीमित सरकार इससे घनिष्ठ संबंध रखती है? शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक सर्वोच्चता, द्विदलीय व्यवस्था, विधि का शासन। चारों में से किसी एक विकल्प को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। सीमित सरकार किससे घनिष्ठ संबंध रखती है? सबका प्रश्न जो है वो गलत हो रहा है। सीमित सरकार के लिए आप सभी लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं, जबकि आपका सही उत्तर जो होगा वो शक्तियों के पृथक्करण से। सीमित सरकार का मतलब क्या होता है? ऐसी सरकार जो सीमित कार्य करे, राज्य के आवश्यक कार्यों को ही जो है वो करे और साथ में शक्तियों का समान रूप से जो है वो विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए। इसमें सीमित सरकार की अवधारणा में ये माना जाता है कि यदि जो है वो सरकार के पास सभी शक्तियां एक व्यक्ति या एक संस्था के पास केंद्रित रहेंगी तो इससे जो होगा उसके भ्रष्ट होने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में शक्तियों का पृथक्करण किया जाना चाहिए। तो सीमित सरकार का जो घनिष्ठ संबंध है वो आपके शक्तियों के पृथक्करण से है। आप लोग इसमें उत्तर जो है ए विकल्प के लिए चुनिए। मैक्सिमम लोगों ने गलत उत्तर का चुनाव किया है। विधि का शासन जो है वो संसदीय सरकार की विशेषता या संसदीय सरकार से घनिष्ठ संबंध रखता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आपको जो दिया है थोड़ा-सा एडजस्ट कर देते हैं प्रश्नों को। चलें, अवशिष्ट शक्तियों के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ के उत्तर करेंगे आप सभी लोग। अवशिष्ट शक्तियाँ राजनीतिक व्यवस्था में राज्यों/इकाइयों के पास रहती हैं। आपको दिया हुआ है यूएसए और भारत, यूएसए और स्विट्जरलैंड, यूएसए और स्विट्जरलैंड और भारत, भारत और यूके। चारों में से किसी एक का चुनाव करेंगे, तेजी से उत्तर करेंगे।
चलें, सभी लोग जो है इसमें तेजी से बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं। अवशिष्ट शक्तियों की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हम यदि बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास हैं। यानी अवशिष्ट विषयों पे राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। वहीं यदि हम भारत की बात करते हैं तो अवशिष्ट शक्तियों पे जो है वो कानून बनाने का अधिकार जो है, वह आपके केंद्र के पास है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यूएसए के जैसे ही जो है दोस्तों आपके स्विट्ज़रलैंड के पास भी अवशिष्ट शक्तियों पे कानून बनाने का अधिकार राज्य को दिया गया है। आपके विकल्प में उत्तर आपका जो होगा बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। यदि आपको पता है, एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, यदि इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं भी पता है, तब भी आप ऐसे प्रश्नों को कैसे कर सकते हैं। एक चीज़ आपको यदि पता हो कि भारत में जो है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, तो आप लोग एलिमिनेशन थियरी का प्रयोग करके आसानी से ऐसे प्रश्नों का प्रयोग जो है वो सही कर सकते हैं। यदि आपको सटीक उत्तर नहीं पता है तो क्या होती है एलिमिनेशन थियरी, इस प्रश्न में सबसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। आपको हर विकल्प में जो है भारत दिया हुआ है। तो जिस-जिस विकल्प में भारत दिया हुआ है, वो विकल्प तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत में जो है वो शक्तियाँ किसके पास हैं? केंद्र के पास है, और पूछी किसके लिए जा रही हैं? राज्य के संदर्भ में या इकाइयों के संदर्भ में। तो जिस विकल्प में इकाइयों का भारत नहीं होगा, उसी विकल्प को आपको चुन लेना है। तो ऐसे प्रश्न एलिमिनेशन थियरी से भी, इसी को एलिमिनेशन थियरी कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिसमें आपको भारत नहीं मिलेगा, उसका आप लोग चुनाव कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आपको मिलते हैं जब ऐसे जिसका आप लोगों को अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास, ये बात का बताने का उद्देश्य मेरा क्या है, क्योंकि परीक्षा में 100% एक्यूरेसी जो है वो किसी के लिए संभव नहीं है। यदि मैं भी आपके साथ एग्ज़ामिनेशन में बैठूँ, तो मेरी भी एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती है। मेरे पास भी जो है वो मुझसे भी प्रश्न गलत होने की संभावना रहेगी। लेकिन अधिकतम प्रश्नों को सही कैसे किया जा सकता है, उसके लिए साम, दाम, दंड, भेद की विधि का प्रयोग किया जाता है, यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो। अब साम, दाम, दाम का मतलब जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है कि आप पेपर आउट करा लीजिए। अपनी तैयारी के लिए जो है वो धन को व्यय करिए, अपनी जो है वो सेहत के लिए धन को व्यय करिए। इन सारी चीज़ों पे आपको सभी विधियों का जब आप प्रयोग करते हैं, तब जाके आपको सफलता मिलती है। तो जब भी ऐसा मौका मिले, जिस प्रश्न में आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, और वहाँ पे एलिमिनेशन थियरी का प्रयोग किया जा सकता है, यह भी नहीं है कि सभी प्रश्नों में आप कर पाएँगे। परीक्षा में आपको मात्र जो है 10% प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिसमें आप एलिमिनेशन थियरी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है, जो पेपर सेटर होता है, उसके पास एक जो होता है बहुत ही प्रिसाइज़ डेटा होता है। उस डेटा के अनुसार वो क्वेश्चन पेपर को तैयार करता है कि कितने एलिमिनेशन थियरी वाले एलिमिनेशन वाले आंसर प्रश्न होने चाहिए, कितने मल्टीपल आंसर वाले प्रश्न होने चाहिए। तो सब कुछ उनके पास एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में तैयार किया जाता है। तो किसी एक पक्ष को तैयार करने से आपका काम जो है वो नहीं चलेगा, सभी पक्षों पे आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया हुआ है आपको कि संसदीय व्यवस्था की विशेषता निम्नलिखित में से कौन-सी नहीं है? आपको इसमें से उत्तर करना है। सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध, प्रधानमंत्री का नेतृत्व, सरकार का स्थिर कार्यकाल, चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। परीक्षा के विषय में साम, दाम, दंड, भेद की बात नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों का दिमाग, अपने दिमाग को वहाँ से हटाइए। तैयारी के विषय में साम, दाम, दंड, भेद की बात कर रहा हूँ। दाम के बात पे आप लोग खुश बहुत हो जाते हैं। चले भैया। तो संसदीय सरकार की विशेषता कौन-सी नहीं है? तो सामूहिक उत्तरदायित्व तो आपको जो है देखने को मिलता है। संसदीय सरकार में भारत की सरकार जो है वो संसदीय सरकार है, और लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत भारतीय संविधान में देखने को मिलता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है। प्रधानमंत्री जो है वो ऐसी संसदीय सरकारें जहाँ पर भी होती हैं, वहाँ पे सरकार का नेतृत्व जो है वो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन सरकार का स्थिर कार्यकाल जो है यह संभव नहीं है। यदि आप, इसीलिए जो है आप सभी को पता है कि यदि कोई भी सरकार अपना फ्लोर टेस्ट पास नहीं करती है, या जिसे आप लोग जो है बहुमत सिद्ध करना
यदि किसी समय किसी बीच में ही यदि कार्यकाल आपका 5 वर्ष का है और उसके बीच में ही अविश्वास प्रस्ताव आपके खिलाफ लाया जाता है, तो आपकी सरकार गिर सकती है। तो अनिवार्यता नहीं है कि 5 साल आप जो है वो कार्य करेंगे ही करेंगे, इस बात की अनिवार्यता नहीं है, इसलिए आपका उत्तर जो होगा वो स्थिर सरकार का कार्यकाल नहीं होता है। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिया है वो कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसको तेजी से कालानुक्रम में व्यवस्थित करिएगा। आर्गेन्स्की के राजनीतिक विकास की विकास को जो है वो कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। आपको थोड़ा-सा एडजस्ट करना पड़ेगा प्रश्न को। चलिए, आर्गेन्स्की के राजनीतिक विकास की घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कर दीजिए। चलिए, अवस्था माफ़ करिएगा। ऑर्गेन्स्की ने, आप सभी को पता है कि राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएँ बताई थी। उन्हीं 4 अवस्थाओं को आपको क्रम से यहाँ पे व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। चलें, देखिए, तुक्का ना लगाया करिए। आर्गेन्स्की महोदय के अनुसार राजनीतिक विकास के जो है वो 4 चरण या 4 अवस्थाएँ बताई गई थी। कौन-कौन सी बताई गई थी चारों? आपको क्रम से मैं नोट करा दे रहा हूँ, यहाँ पे संक्षिप्त में दिया है। और जब संक्षिप्त में दिया है, तो इसीलिए आप लोग जो है यदि आपने पढ़ा हो, तो इसके संक्षिप्तीकरण की वजह से आप लोग इसे गलत कर सकते हैं। 4 अवस्थाएँ आर्गेन्स्की ने बताई थी। कौन-कौन सी बताई थी भैया? आदिम एकीकरण की राजनीति पहली अवस्था थी। आदिम एकीकरण, आदिम एकीकरण की राजनीति। जो इसके बाद आदिम एकीकरण की राजनीति की प्रक्रिया के संपन्न होने के बाद दूसरी प्रक्रिया जो थी वह प्रारंभ हुई थी औद्योग औद्योगिक औद्योगीकरण की राजनीति। औद्योगीकरण की राजनीति। इसके संपन्न होने के बाद या इसके जो है वो प्रौढ़ होने के बाद तीसरी अवस्था जो आई थी उसे जो है वो राष्ट्रीय लोक कल्याण की नीति कहा जाता है। राष्ट्रीय लोक कल्याण, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। और चौथी और जिन वर्तमान अवस्था को इन्होंने जो कहा था वो कहा था समृद्धि की राजनीति। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। समृद्धि की राजनीति। ये 4 अवस्थाएँ जो हैं आपको बताई गई हैं किसके द्वारा? आर्गेन्स्की के द्वारा। और क्रम से सबसे पहले आदिम एकीकरण, जिसको जो है सिर्फ़ एकीकरण लिख दिया गया है। दूसरी अवस्था जो है वो औद्योगीकरण की होती है। तीसरी अवस्था की यदि हम बात करेंगे तो राष्ट्रीय कल्याण या आपको राष्ट्रीय लोक कल्याण को इन्होंने राष्ट्रीय कल्याण लिख दिया है। और उसके बाद से समृद्धि की राजनीतिक अवस्था को इन्होंने प्रचुरता लिख दिया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 4 जो क्रम है इनको आप लोग नोट डाउन करके चलिए कोई बात नहीं है, पलटी मार रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। कम से कम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको यदि नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? आपको चारों में से किसी एक को चुनना है। मुझे प्रश्न को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि आप लोग प्रश्न को अच्छे से देख पाएँ। चलिए, भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। दूसरा दिया है लोक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा को त्यागना। तीसरा दिया है 6 और 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या जैसे लागू हो उनके आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। और अंतिम आपको विकल्प दिया है ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता देना।
चलें, तो सभी लोग डी विकल्प की बात कर रहे हैं, तो ग्राम पंचायतों के संगठन में या ग्राम पंचायतों को संगठित करने में सहायता प्रदान करने का उल्लेख जो है वो किसमें किया गया है? यदि आपके मौलिक कर्तव्य नहीं में नहीं किया गया है, तो कहाँ पे इसका उल्लेख है? आप लोग तेज़ी से उत्तर करेंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो जो इसमें जो है रमाशंकर जी का उत्तर सबसे पहले आ गया है। यदि आपने अनुच्छेद 40 पढ़ा हो, तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है और यह जो है आपके टीपीएसपी का हिस्सा है, यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायतों के गठन में राज्य को जो है वो क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी याचिका जारी की जाती है? अधिकारपेक्षा, निषेध, हैबियस कॉर्पस और उत्प्रेषण में से किसी एक का चुनाव करिए। तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, बहुत ही बढ़िया। सभी को पता है दोस्तों कि हैबियस कॉर्पस, इसे हिंदी में जो है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से जो है कहीं पे किसी जेल में बंद कर दिया गया है, कहीं पे छुपा के रखा गया है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत आपका सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत जो है आपका हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस जो है वो रिट जारी कर सकता है या बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी कर सकता है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है सशरीर व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए, तो सशरीर प्रस्तुत करने के लिए या जारी किया जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। या आपके जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जारी करने के अधिकार हैं, उसमें से 5 जो आपके रिट हैं, उसमें से एक रिट हैबियस कॉर्पस होता है। आप सभी ने इसको पढ़ा है, कई बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ, तो अब उस उतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में चुनाव सुधारों के साथ संबंधित नहीं है? आप लोग उत्तर करेंगे। भैया उत्तर जब भी करिएगा तो इसके साथ में करिएगा कि यदि चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो वह समिति किससे संबंधित है? इसका भी उल्लेख आप लोग अपने उत्तर में कर दीजिएगा, सिर्फ तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलें, चलें भैया, सी विकल्प की बात कर रहे हैं। जीवीके राव समिति, सभी लोग पंचायती राज। कभी आप लोगों ने इस समिति के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ा है। पंचायती राज के साथ इसे जोड़ा ज़रूर जाता है, जीवीके राव को। चलिए, ध्यान रखिए यह समिति जो है, इसका गठन किया गया था किसके लिए भैया? तो इसका गठन किया गया था आपके गरीबी उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन एवं प्रशासन या प्रशासनिक जो है वो व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सुझाव देने के लिए, ठीक है? तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। गरीबी उन्मूलन एवं प्रशासनिक व्यवस्था हेतु सुझाव के लिए जेवीके राव समिति का गठन किया गया था। जबकि चुनाव सुधारों से जो संबंधित समितियां हैं वो दिनेश गोस्वामी समिति, आपकी इंद्रजीत गुप्ता समिति और तारकुंडे समिति है। तो उत्तर आपका जो होगा सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अब इसका संबंध जो है आप लोगों के लिए आज के लिए होमवर्क है कि जीवीके राव समिति का संबंध जो है आपकी पंचायती राज संस्थाओं से कैसे हो जाता है। चलें, सुनील वर्मा जी का उत्तर आ गया है पंचायती राज के ही तहत। जी बिल्कुल, पंचायती राज की व्यवस्था में यानी पंचायती राज में यानी गरीबी उन्मूलन और प्रशासनिक व्यवस्था में सुझाव के लिए सुझाव जो है वो इसके लिए बात की गई थी।
ध्यान रखिए, पंचायती राज से इसका सिर्फ संबंध है, लेकिन इस समिति का जो कार्य था वो किसके लिए था? गरीबी उन्मूलन और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए था। यहाँ पे आपसे पूछा क्या है? संबंध किससे संबंधित नहीं है? तो आपको सीधे से बताना चाहिए, जो मुख्य मुद्दा है उस पे आपको आना चाहिए। चलिए, बेयर में देख रहे थे बहुत ज्यादा है। बेयर एक्ट बस रेफरेंस के लिए पढ़ना है। बेयर एक्ट पूरा आप लोगों को याद नहीं करना है। मैं कह तो रहा हूँ मैक्सिमम जो है वो 70 से 80, यदि बढ़ा दूं तब भी 70 से 80 आर्टिकल आपको तैयार करना है। बेयर एक्ट में आपका पूरा पूरा संविधान है, जिसमें से आपको मात्र तैयार कितना करना है? 15%। 15% बेयर एक्ट से आपकी तैयारी होगी। बड़ी से बड़ी परीक्षा जिसमें राजनीति विज्ञान आपसे पूछा जाता हो, वहां पे बेयर एक्ट का मिनिमम 15% का योगदान हो सकता है आपके परीक्षा में। चलिए, भारत को मृत्यु राज्य किसने बताया था? गुरनार मेडल, माइनर विनर, रजनी कोठारी और केसी बियर। चारों में से किसी एक को चुनिएगा, उत्तर तेजी से करिएगा, साथ में ये बताइएगा कि मृदु राज्य कहते किसे? मृदु राज्य, आप सभी लोग जिसके लिए भी उत्तर कर रहे हैं, ए विकल्प के लिए आप लोग गुरनार मेडल की बात कर रहे हैं सभी लोग। तो चलिए, मृदु राज्य की परिभाषा क्या है? ए विकल्प सही हो जाएगा। मृदु राज्य भारत को बताया था गुरनार मेडल ने। क्यों कहा था, या किस आधार पे भारत को मृदु राज्य गुरनार मेडल ने कहा है? उत्तर करेंगे। चलें। चलें, आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है। चलिए, सुनील वर्मा जी कह रहे हैं कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से विविधता। एग्जैक्ट आप लोग आंसर, पॉइंटेड आंसर नहीं देते हैं। चलिए, आपका उत्तर आ रहा है कि ऐसा राज्य जो अपने लिए कठोर निर्णय ले। भैया एक चीज समझ लीजिए, प्रश्न किसका है ये? पीजीटी। और यदि आपसे पीजीटी में आपके इंटरव्यू होगा, आप सभी को पता होगा, और आपसे पूछ दिया गया भैया कि मृदु राज्य, गुरनार मेडल ने भारत को मृदु राज्य क्यों कहा था, तो आपके पास उसका पॉइंटेड आंसर होना चाहिए। इधर उधर घुमाने की जरूरत आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो गुरनार मेडल जो है मृदु राज्य को परिभाषित करते हुए जो कहते हैं, ऐसा राज्य या ऐसा राज्य जिसके पास जो है वो हथियार और शस्त्रों का अभाव हो। ऐसा राज्य जिनके पास हथियार और शस्त्रों का अभाव होता है तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से संपन्न होते हैं। ठीक है? तो एमिनेशन के मामले में क्या होगा? राज्य वीक होगा, उसके पास जो है वो अत्याधुनिक हथियार नहीं होंगे, लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से संपन्न होंगे। तो आंसर हमेशा पॉइंटेड होना चाहिए। जो सबसे की पॉइंट है वह है हथियारों का अभाव। कठोर राज्य किसे कहा जाता है? जिनके पास जो है वो जो तकनीकी रूप से सक्षम है, जो अपनी संस्कृति के नहीं, अपनी तकनीकी पे जो है अधिक विश्वास करते हैं। तो पॉइंटेड आंसर क्या होगा आपके मृदु राज्य का? ऐसा राज्य जिसके पास जो है वो आपके अस्त्र शस्त्र और हथियारों में जो है वो संपन्न नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या है? समृद्ध है। ऐसे राज्य को मृदु राज्य कहा था। और मृदु राज्य को परिभाषित करते हुए एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने, गुरनार मेडल ने भारत का प्रयोग किया था। तो आप लोग, जी, उत्तर आपका ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच निम्नलिखित में से कौन करता है? आपको बताना है भैया। मंत्रिमंडल सचिवालय, सार्वजनिक लेखा समिति, संघीय वित्तीय मंत्री और व्यय विभाग, संघीय वित्त मंत्रालय। चले भैया।
चलें, सबका उत्तर बी विकल्प के लिए आ रहा है। सार्वजनिक लेखा समिति आप सभी को पता है दोस्तों कि जो आपकी कैग की रिपोर्ट है या भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, उनके रिपोर्ट की जाँच करने की ज़िम्मेदारी जो है वो संसद के द्वारा किसको सौंपी जाती है? सार्वजनिक लेखा समिति को। जो सार्वजनिक लेखा समिति है, इसमें कुल जो है वो 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में 15 सदस्य जो होते हैं वो आपके लोकसभा से और 7 सदस्य जो आपके होते हैं वो आपके राज्यसभा से होते हैं। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। कुल सदस्यों की संख्या 22, सार्वजनिक लेखा समिति इसे कहा जाता है। उत्तर आपका जो होगा वो बी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन कब हुआ था? 1966, 1967, 1968, 1969 में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन, मिन्नो ब्रुक 1 दिया है, माफ करिएगा। ध्यान से पढ़िए। क्या-क्या मिन्नो ब्रुक सम्मेलन संबंधित किस चीज़ से है, आप लोग उत्तर करेंगे? सभी लोगों का उत्तर 1967 के लिए आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का उत्तर। चलें, मिन्नो ब्रुक सम्मेलन का संबंध किससे है? उत्तर करेंगे 1968 में जो है मिन्नो ब्रुक फर्स्ट हुआ था। चलें भैया, चलिए, ध्यान दीजिए, क्या-क्या चीज़ है इसमें मिन्नो ब्रुक सम्मेलन से संबंधित? सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना है? कब हुआ था? 1968 में। किससे संबंधित है भैया? लोक प्रशासन से। लोक प्रशासन। इस मिन्नो ग्रुप सम्मेलन में जो है वो 2 जो सबसे प्रमुख कार्य हुए थे, कौन-कौन से हुए थे? जो आपका लोक प्रशासन जो है, उसमें मूल्य मुक्तता की जो भावना थी, यानी मूल्यों का अभाव था, इसका जो है विरोध किया गया। ठीक? मूल्यों के अभाव का विरोध। परिणाम क्या हुआ? कि प्रशासन में मूल्यों को स्थान दिया गया। अब इसके बाद से दूसरा कार्य क्या है भैया? दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, इसमें आपके जो प्रशासन का द्विविभाजन द्विविभाजन काल जिसे कहा जाता है, या आपके चलिए कहीं आपको यदि मिलता हो, तो आप लोग जो है उसको ध्यान रखिएगा कि मैं आपको 1968 बता रहा हूँ। यदि आपको किसी ऑथेंटिक किताब में 1967 मिलता है, तो आप लोग मुझे भी बताने का प्रयास करिएगा, गाइड से नहीं। ऑथेंटिक किताब होनी चाहिए किसी अच्छे राइटर की, अच्छे पब्लिकेशन की, सर्टिफाइड पब्लिकेशन की, ठीक है? और इसमें जो है वो द्विविभाजन को इसको भी जो है अस्वीकार कर दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 2 जो है वो प्रमुख कार्य हुए थे आपके 1961 के फर्स्ट मिन्नो ग्रुप सम्मेलन के माध्यम से, माफ करिएगा, 68 के फर्स्ट मिन्नो ग्रुप सम्मेलन के माध्यम से, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विकास प्रशासन का मुख्य पंडित निम्नलिखित में से किसे समझा जाता है भैया? मुख्य पंडित। चलें तेजी से उत्तर करिए। विकास प्रशासन का मुख्य पंडित। क्यों कहा जाता है इनको विकास प्रशासन का? जो लोग इसमें फ्रेडरिकस की बात कर रहे हैं, उन्होंने आपके फ्रेडरिकस को क्यों, किस कारण से विकास प्रशासन का मुख्य पंडित कहा जाता है? कारण पता है?
यदि आप लोग किताब नहीं पढ़ेंगे तो आपको कारण नहीं पता होगा। किताब पढ़ेंगे तब आपको कारण पता होगा। तेजी से उत्तर दिए, थोड़ा-सा इंतज़ार करूँगा आप लोगों के उत्तर का। चलिए तो फ्रेडरिकस सबसे पहले जो है लक्ष्य क्या था? दुनिया का लक्ष्य जो था समझ लीजिए एक बार, वह था आर्थिक विकास। आर्थिक विकास। फ्रेडरिकस ने कहा कि यदि इस आर्थिक विकास को प्राप्त करना है, तो आपको विकास प्रशासन को अपनाना पड़ेगा। सब और यह सुझाव कब कब दिया था इन्होंने? सबसे पहले। सबसे पहले। दुनिया जिस आर्थिक विकास की बात कर रही थी, इस आर्थिक विकास को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, इसके लिए आपके फ्रेडरिकस ने सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि यदि आप आर्थिक विकास को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको विकास प्रशासन की अवधारणा को स्वीकार करना होगा, जिसकी वजह से आपके फ्रेडरिकस को विकास प्रशासन के जनक के रूप में, कभी-कभी विकास प्रशासन के पंडित के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो आप लोग डी विकल्प के साथ जाएँगे। चीज़ों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट के साथ तैयार रखिए। उससे होता क्या है जी फ्रेडरिकस जो है पर्यावरणविद, समाजविद और राजनीतिज्ञ थे। तीनों से जो है वो इनका समान रूप से लगाव था। तो कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को आप लोग जब पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ों को जब याद करेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा, कभी जीवन में भूलेगा नहीं। चलिए भैया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मुख्यतः किस उद्देश्य की सहायता करता है? कानूनी सुधार, राजनैतिक सुधार, सामाजिक अखंडता और पारदर्शी प्रशासन। तो अब इसमें किसी का प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, सामान्य सा प्रश्न है। पारदर्शी प्रशासन के लिए जो है वो 2005 में भारत में सूचना के अधिकार को जो है वो शुरू किया गया। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि रोनाल्ड रीगन के लिए शैतान साम्राज्य था। रोनाल्ड रीगन ने शैतान साम्राज्य किसे कहा था? चीन जनगणराज्य को, यानी चीनी गणराज्य को, सोवियत संघ को, ईरान को या लीबिया को? चलें, चलें तो अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। इस प्रश्न में जो है बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। यूएसएसआर के लिए उत्तर आ रहा है आप लोगों का। आपसे रोनाल्ड रीगन के लिए पूछा गया है कि रोनाल्ड रीगन ने किसी राज्य को शैतान साम्राज्य कहा था या शैतानी साम्राज्य कहा था, किसे कहा था? चलें, तो ध्यान रखिए, शैतान साम्राज्य जो है ईरान को कहा था रोनाल्ड रीगन ने। सी विकल्प आपका जो होगा वो बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। डी विकल्प के साथ आप लोग नहीं जाएँगे। जितने लोग सी विकल्प के साथ जाएँगे उनका उत्तर सही हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों का उत्तर गलत हुआ है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। रीगन को शैतान साम्राज्य, ईरान, ये 3 चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। रीगन ने शैतान साम्राज्य की उपाधि ईरान को दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है जो राज्य पड़ोसी राज्यों को बिना अपने में मिलाए उन्हें अपने अधिकार में और वश में रखते हैं, वे हैं। क्या है भैया? औपनिवेशिक सत्ता, गैरिसन राज्य, डोमिनियन राज्य या अधिकार राज्य? अपने पड़ोसी राज्य को बिना अपने में मिलाए उसको अपने कंट्रोल में रखना। चलें, इसका जो है वो वर्तमान समय में यदि देखा जाए, तो इसका प्रयोग कुछ हद तक प्रयोग इसका कम कौन कर रहा है? चीन। किस संदर्भ में कर रहा है भैया? पाकिस्तान के।
पाकिस्तान को चीन ने अपने में मिलाना तो वो चाहता नहीं है, क्योंकि क्या करेगा वो पाकिस्तान के साथ उनको मिला के। लेकिन इन पे जो है इनका डायरेक्ट नियंत्रण अपना ज़रूर रखता है, जो चीन कहता है वही ये लोग करते हैं। तो ऐसे राज्यों को जो है वो अधिकार राज्य कहा जाता है। डोमिनियन की बात करेंगे तो प्रशासन पे जब नियंत्रण होगा तब इसे डोमिनियन कहा जाता है, ठीक है? प्रशासन जब चलाया जाएगा तो। औपनिवेशिक जब वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को जो है वो किसी राज्य के द्वारा एक राज्य के द्वारा जब जो है वो दूसरे राज्य की आर्थिक व्यवस्था पे नियंत्रण कर लिया जाता है, तब उसे जो है वो औपनिवेशिक सत्ता कहा जाता है। और मुख्य रूप से वहाँ से संसाधनों को, कच्चे माल को लाया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और फिर उसमें उससे प्रोडक्ट बना के वो उसी देश में ले जाके बेच दिया जाता है। 1947 से पहले हम एक औपनिवेशिक राज्य थे, किसके लिए? ब्रिटेन के लिए, आप सभी को पता है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्लासिकी यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद, नव क्लासिकी यथार्थवाद और विवेकपूर्ण विकल्प की अवधारणा से संबंधित व्यक्तियों का जो है इसमें से इसको मिलाना है। आपको जो है क्रेसनर दिया हुआ है, केनेथ वॉल्टज दिया है, मार्गेनथाउ दिया है और स्वेलर दिया हुआ है। आप इसको अवधारणा के साथ मिला दीजिए, कौन सी अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है। चले तेजी से। चलिए भैया, ए विकल्प बी विकल्प के लिए आपका उत्तर इस प्रश्न में जो आ रहा है। चलें, तो यदि हम बात करेंगे क्लासिकी यथार्थवाद की, तो कल भी मैंने कई बार आपसे बताया था कि क्लासिकी यथार्थवाद के लिए नहीं, एक ही बार ज़िक्र आया था। मार्गेनथाउ महोदय को जाना जाता है, ठीक है? संरचनात्मक यथार्थवाद के लिए आपको केनेथ वॉल्टेज को जाना जाता है। नव क्लासिकी यथार्थवाद की यदि हम लोग बात करेंगे तो आपके स्वेलर को जाना जाता है और विवेकपूर्ण विकल्प की यदि बात करेंगे तो क्रेसनर को जाना जाता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ज़रूरी नहीं है कि जो खास करके टीजीटी वाला, पीजीटी के लिए तो भैया हमेशा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में है। टीजीटी वालों के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि यथार्थवाद आपके सिलेबस में है। आप लोगों से उतना डिटेल में अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि यथार्थवाद के जो प्रकार हैं, कम से कम उनके सपोर्टर्स के या उनके जो है वो प्रवर्तकों के नाम आपसे नहीं पूछे जा सकते। तो जो टीजीटी वाले हैं, वो लोग जो है सिर्फ़ इसको नोट्स बना लेंगे उसका कि कौन से वाद से जो है वो कौन संबंधित है। जो लोग पीजीटी वाले हैं, उनको किताब उठा के और क्लासिकी यथार्थवाद, संरचनात्मक यथार्थवाद, नव क्लासिकी यथार्थवाद, विवेकपूर्ण विकल्प, इन सभी में अंतर के साथ समझ के आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपका जो है वो काम चलेगा। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा ए का 3 बी का 2। ए का 3 और बी का 2 जो है आपके ए विकल्प में दिया है। जो लोग ए विकल्प के साथ जाएँगे उनका उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दिया है यूरोपीय यूनियन के विकास में निम्नलिखित संधियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको एम्स्टर्डम की संधि दिया हुआ है, मैस्ट्रिच की संधि, नाइस की संधि, संवैधानिक संधि। भैया किसके संबंध में दिया है? यूरोपीय यूनियन के विकास में। तेजी से उत्तर करेंगे इसके लिए। यूरोपीय यूनियन के विकास में जो महत्वपूर्ण संधियां हुई, यूरोपीय यूनियन का विकास जो है वो किसी एक घटना से नहीं हुआ। यूरोपीय यूनियन जो है वो विभिन्न संधियों और विभिन्न घटनाओं से जो है वो सम्मिलित रूप से इसका विकास हुआ है। तो इसके लिए आप लोग उत्तर करिए। ईयर बताइए भैया। चलिए अब इस प्रश्न पे रुकूंगा थोड़ा, बताइए एम्स्टर्डम की संधि किस वर्ष में हुई है? मैस्ट्रिच की संधि किस वर्ष में हुई है? नाइस की संधि किस वर्ष में हुई है? और संवैधानिक संधि किस वर्ष में हुई है? एबीसीडी विकल्प का आप लोग यदि चुनाव कर रहे हैं तो उम्मीद है कि सबको ईयर भी पता होगा। चलें, ईयर बताइए आप सभी लोग। अब ईयर के नाम पे आप लोगों का कमेंट ही रुक जाएगा। कैसे आप लोग याद कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों को? ये यूनिवर्सल प्रश्न नहीं है, इसमें और बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं, बहुत सारी ऐसी, इसमें कई सारी और संधियाँ हैं जिसको छोड़ दिया गया है। चलें, रुचि सिंह जी कह रही हैं
एम्स्टर्डम की सन जो है 1997। चलिए। मैस्ट्रिच 1992, शिवम जी कह रहे हैं। चलिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए, तो ध्यान रखिए, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एम्स्टर्डम की संधि की, तो एम्स्टर्डम की संधि जो है इसके बारे में 2 डेट आपको ध्यान रखने हैं। ऊपर लिखता हूँ ए के लिए। कौन-कौन से 2 डेट आपको ध्यान रखने हैं भैया? पहला तो याद रखना है आपको 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1997। इस जो है 2 अक्टूबर 1997 को आपके एम्स्टर्डम संधि पे जो है वो हस्ताक्षर हुआ था। ठीक है? यह हस्ताक्षर की तिथि है। एक बार आपसे पूछा जा चुका है कि हस्ताक्षर कब हुआ था और यह लागू कब हुई थी। एक हो गई बात। लागू होने की बात यदि आपसे पूछी जाए, यह संधि जो है एम्स्टर्डम की संधि जो लागू कब हुई थी, तो भैया हस्ताक्षर आपके 2 अक्टूबर 1997 को हो गया था, लेकिन लागू 1 मई 1999 को हुई थी। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि लागू कब होती है 1999 में। उसके बाद यदि हम मैस्ट्रिच के संधि की बात करते हैं भैया, तो 1 नवंबर 1993, माफ करिए, 1 नवंबर 1993 को जो है वो आपके मैस्ट्रिच की संधि हुई है। अब यदि हम इस नाइस की संधि या नीस की संधि, इसके बारे में भैया 2 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ये 2 तरह की संधियां हैं इसमें। हालांकि यूरोपीय यूनियन से संबंधित जो संधि है, यानी यूरोपीय यूनियन के विकास से संबंधित जो आपके नाइस की संधि है, उसकी यदि हम बात करें तो यह संधि जो हुई थी आपके 26 फरवरी को हुई थी। 26 फरवरी 2001, माफ करिएगा, 2001 को ये हुई है। इसी नाम से एक और संधि हुई है और वह आपकी हुई थी कब हुई थी? 1892 में। 1892 में किसके किसके बीच यह संधि हुई थी? तो यह हुई थी इटली और फ्रांस के बीच में। यहाँ पे इटली और फ्रांस की संधि यदि कभी आपसे पूछ लिया जाए कि जो नाइस की संधि है 1892 में किसके किसके मध्य हुई है, तो भैया ध्यान रखिएगा, इसी नाम से 2 संधियां हैं, जो एक 26 फरवरी 2001 को हुई है, यह यूरोपियन यूनियन के विकास से संबंधित संधि है। वहीं 1892 में एक संधि हुई है जो इटली और फ्रांस के मध्य हुई थी। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। यदि हम संवैधानिक संधि की बात करते हैं, तो यूरोपियन यूनियन के लिए जो है वो संवैधानिक संधियां जो हुई थी, वो हुई थी आपके वर्ष 2007 में। ठीक है? तो अब इसके आधार पे आप लोग जो है अपना उत्तर आसानी से चुन सकते हैं। चले भैया, तो सबसे पहले कौन सा आएगा भैया? सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें आ जाएगा 1993, यानी जी, 1993 आपका सबसे पहले आ जाएगा, तो 2 सबसे पहले आ जाएगा। सी विकल्प में आपको दिया है, देख लीजिए। 1993 दिया है आपके सी विकल्प में। जितने लोग सी विकल्प की बात कर रहे हैं, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन भैया आप लोग तुक्का लगा के उत्तर ना दिया करिए। अगला प्रश्न, राज्य का कौन-सा सिद्धांत शांति पर्व में प्रतिपादित किया गया था? दिव्य अधिकार, सामाजिक समझौता, अनुमोदन का सिद्धांत, सामाजिक समझौता एवं दिव्य अधिकार सिद्धांत दोनों। चलें, शांति पर्व। तो यदि हम महाभारत के शांति पर्व की बात करते हैं, तो इसमें जो है वो सामाजिक समझौता, इसके समर्थक कौन-कौन से हैं? हॉब्स, लॉक और रूसो। उसके बाद दिव्य अधिकार सिद्धांत या दैवीय अधिकार का सिद्धांत।
मनु, आप लोग ध्यान रखिएगा, कौटिल्य, चार्ल्स प्रथम, ये लोग इसके जो है वो समर्थक थे। चलिए बिल्कुल कभी-कभी तुक्का सही हो जाता है, मैं कह रहा हूँ तुक्का सही होना चाहिए आपका, तुक्के का प्रयोग आप लोग करिए। लेकिन परीक्षा के पहले नहीं, परीक्षा में करिएगा, वो विषम परिस्थितियों में। क्योंकि तुक्का कभी-कभी ही सही होता है, ये जो उसमें आपके वाक्य में कभी-कभी शब्द है, यह बहुत ही खतरनाक है। या कभी-कभी तुक्के वाले प्रश्न जो हैं वो बाहर भी कर देते हैं, तो इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। थोड़ा-सा आप लोग 1 सेकंड के लिए आप लोग जो है वो अगले प्रश्न पे चले चलते हैं। अच्छा चलिए इस कथन के लिए आप लोग उत्तर करिए। थोड़ा-सा मैं धैर्य रखूँगा चाहूँगा आप लोगों से। चलें, दिया हुआ है सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। किसका कथन था? तेज़ी से उत्तर करिए। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए। चलें, तो इस प्रश्न में भैया यदि पूछा जा रहा है आपसे कथन जो है महत्वपूर्ण कथन है, जो लोग इसमें बेंथम की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग इसमें बेंथम के साथ जाइएगा। आप लोगों का उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलें, अगला प्रश्न दिया है कि व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज में उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। किसका कथन है? उत्तर तेजी से करेंगे आप सभी लोग। व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने उन्हें संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है। कथन किसका है? चलें, तो जो लोग इसमें रूसो की बात कर रहे होंगे, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग रूसो के साथ जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला अध्याय है संपत्ति का पात्रता या हकदारी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पात्रता या हकदारी सिद्धांत। जॉन लॉक, जॉन रॉल्स, नाजिक या रूसो में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, तो जो लोग इसमें नाजिक की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा संपत्ति की पात्रता या संपत्ति के हकदारी का जो सिद्धांत है वो रॉबर्ट नाजिक के द्वारा दिया गया था। क्या कहा था इन्होंने? यदि जो है वो राज्य किसी व्यक्ति के कार्य का विरोध करता है जो उस व्यक्ति का अधिकार है, तो ऐसे जो है ऐसे में यह व्यक्ति के अधिकारों का हनन इसे माना जाएगा और यही जो है इनके नाजिक के पात्रता का सिद्धांत है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सी विकल्प के लिए आपका बिल्कुल उत्तर जो होगा सही हो जाएगा।
या हकदारी का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेल में जरूर पढ़िएगा आप सभी लोग इसको। चले भैया, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अल्प विकास के सिद्धांत का प्रस्तावक निम्नलिखित में से कौन है? आपको मैक्स वेबर, डेविड एप्टर, समीर अमीन और अमर्त्य सेन में से किसी एक को चुनना है। अल्प विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? प्रस्तावक। क्या है अल्प विकास? चलें, तो जो लोग इसमें समीर अमीन की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। समीर अमीन ने जो है वो अल्प विकास के सिद्धांत की जो है वो प्रस्तावना प्रस्तुत की है। आपका अल्प विकास क्या है? तो ध्यान रखिएगा कि भैया संसाधनों का उच्च प्रयोग। लेकिन इस उच्च प्रयोग का लाभ किसको मिल रहा है? आपके जो है वो सीधे कहें तो धनी वर्ग को या अमीर वर्ग को। इसका नुकसान किसको हो रहा है? जो मेन रूप से जो शब्द है वो यही है कि संसाधनों का उच्च प्रयोग हो रहा है, लेकिन इस संसाधनों के प्रयोग का लाभ जो है वो अमीरों को हो रहा है, गरीबों को नहीं हो रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, समीर अमीन ने इसे अल्प विकास की अवधारणा कहा था। ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का उच्च प्रयोग हो और अमीरों को लाभ हो, लेकिन गरीबों को उस संसाधनों के प्रयोग का लाभ ना हो, ऐसे विकास को हम अल्प विकास की अवधारणा कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आप लोगों के जो दिया है उस पे आते हैं। चलें, कुछ आपको यहाँ पे सिद्धांत दिए हुए हैं और कुछ पुस्तकें दी हुई हैं और उसके साथ आपको इस प्रश्न को सुमेलित करना है, तो तेजी से करिएगा। रॉबर्ट ए डहल दिया हुआ है, पटनाम दिया है, फ्रांसिस फुकुयामा, आलमंड एंड पाउल दिया है, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन दिया है, सिविक कल्चर, विविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्निटी, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स। इसको आपको जो है सुमेलित करना है भैया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, खास करके पीजीटी वाले लोगों के लिए। चलें, उत्तर तेजी से करेंगे। चलिए, तो रॉबर्ट ए डहल की यदि हम लोग बात करते हैं तो डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक्स जो है रॉबर्ट ए डहल के द्वारा लिखित है। पटनाम की यदि हम लोग बात करते हैं भैया, चलें, यदि हम पटनाम की बात करते हैं तो आपका जो हो जाएगा विविक ट्रेडिशंस इन मॉडर्न इटली। फ्रांसिस फुकुयामा की यदि अ, हम लोग बात करते हैं तो फ्रांसिस फुकुयामा के साथ जो है एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन को आप सुमेलित कर लीजिए। आलमंड एंड पावल की यदि आप लोग बात करेंगे तो आपको सिविक कल्चर के लिए आलमंड एंड पावल के साथ जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में यदि आप बी विकल्प का चुनाव कर रहे हैं, यानी ए का 4 और बी का 3, ए का 4 और बी का 3 जो है आपके बी विकल्प में दिया है, तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे हम लोग चलेंगे। अगला दिया है, विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख के रूप में किसने परिभाषित किया है? चलिए भैया, विकास प्रशासन लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख होना चाहिए। इस संदर्भ में विकास प्रशासन की परिभाषा किसने दी है? आपको मिल्टन एस्मैन दिया हुआ है, फ्रेडरिगस दिया है, निकोलस हेनरी दिया हुआ है, एडवर्ड विडनर दिया हुआ है। चारों में से किसी एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिए। चल, तो जो लोग इसमें एडवर्ड विडनर की बात कर रहे होंगे, एडवर्ड विडनर महोदय ने जो है वो विकास प्रशासन को लक्ष्य उन्मुख और परिवर्तन उन्मुख बताया था। डी विकल्प के लिए उत्तर आपका बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, करिश्माई सत्ता, प्रशासनिक व्यवहार, विकास प्रशासन, प्रिज्मेटिक सोसाइटी,
से संबंधित आपके कुछ विचारक दिए हुए हैं, रिगस, वेडनर, साइमन और वेबर। इसको आपको सुमेलित करना है, सुमेलित करिए। अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलें, प्रश्नों को ध्यान से करिए, प्रश्नों का उत्तर करिए आप सभी लोग। ए विकल्प के लिए उत्तर आ रहा है आप लोगों का, तो मिला के देख लेते हैं। यदि हम करिश्माई सत्ता की बात करते हैं, तो भैया करिश्माई सत्ता की अवधारणा जो है वो मैक्स वेबर ने दी है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक व्यवहार की बात करेंगे तो साइमन के द्वारा। यदि हम विकास प्रशासन की बात करते हैं, तो आप सभी ने अभी जो है वो एडमंड विडनर की बात बताई है। यदि प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, तो रिगस महोदय को आज ही के सेशन में आप लोगों ने बताया है। तो उत्तर आपका जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ए का 4 और बी का 3। ए का 4 और बी का 3 आपके जो है सिर्फ ए विकल्प में दिया है। जो लोग ए विकल्प के साथ जाएँगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दलित पैंथर मूवमेंट कहाँ पे किया गया था आपको बताना है, और कब किया गया था। कब और कहाँ दोनों के लिए उत्तर करिएगा। दलित पैंथर मूवमेंट कब शुरू किया गया था और कहाँ पे शुरू किया गया था। आपको पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र दिया हुआ है। चलें, दलित पैंथर मूवमेंट। चलें, रूपम जी का जो है वो उत्तर एकमात्र आया है। तो जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, उन सभी का उत्तर जो हो जाएगा सही हो जाएगा। महाराष्ट्र में 1972 में दलित पैंथर मूवमेंट जो है वो चलाया गया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, पिछड़े वर्ग के प्रथम आयोग ने सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस स्थिति पर जोर दिया था। आपको धर्म दिया है, भाषा दिया है, वर्ग और जाति। चारों में से किसी एक को चुनिएगा और उत्तर करिएगा। चलें, चलें, ध्यान रखिएगा। कितनी जातियों की पहचान की थी आपके जो है वो प्रथम पिछड़ा आयोग ने? पिछड़े वर्ग के लिए जो प्रथम आयोग गठित किया गया था, उसने कितनी जातियों को चिन्हित किया था, जो सामाजिक एवं शैक्षणिक पन के लिए जिनको इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, उनकी संख्या बता दीजिए। कितनी जातियों की पहचान, माफ करिए, कितनी जातियों की पहचान की गई थी? गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। चलें, तो ध्यान रखिएगा, इन कुल जातियों की संख्या जो इन्होंने बताई थी, वो बताई थी आपके 3743। 3743 जी। कितनी जातियों की पहचान इन्होंने की थी पूरे भारत में? तो उत्तर आपका जो हो जाएगा डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला उत्तर दिया हुआ है मार्लिमेंटो सुधार। अ, चलिए मांडफोर्ड सुधार। चलिए कोई बात नहीं। स्वदेश और बहिष्कार आंदोलन, गृह प्रशासन आंदोलन। 1919, 1909, 1905 और 1916 दिया हुआ है। इसको कर लिए। चेम्सफोर्ड को मैं मांडफोर्ड सुधार लिख दिया है। कोई बात नहीं है, हो जाता है थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक। तो पार्लियामेंट सुधार की यदि हम बात करेंगे भैया, तो 1909 आप सभी को पता होगा। यदि हम चेम्सफोर्ड की बात करते हैं, चेम्सफोर्ड सुधार की, तो 1919 आप सभी को पता है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो चलाया गया था, आप सभी को पता है कि यह 1905 में बंगाल में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। गृह स्वशासन की शुरुआत जो है वो आपके 1916 में होती है। बिल्कुल सही सुमेलित दिया है, इसमें आगे ही दे दिया है। तो चलिए ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1 जो है आपके बी विकल्प में दिया है। जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे।
अगला दिया भारत में नागरिक सेवा की भर्ती किसकी सिफारिशों पर आधारित है? आपको टेस्क्यूचम स्पोर्ट दिया हुआ है, मार्लिमेंटो दिया है, पाल एचएफएलवी दिया है और लॉर्ड मैकाले दिया है। चारों में से किसी एक को चुनिए, तेजी से उत्तर करिए। नागरिक सेवा की भर्ती या प्रशासनिक सेवकों की भर्ती। चले ए और बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। कुछ लोग ए विकल्प की बात कर रहे हैं, कुछ लोग बी विकल्प की, कुछ लोग सी विकल्प की। गलत हो रहे हैं भैया। भारत में नागरिक सेवा की शुरुआत जो है वो मैकाले के द्वारा किया गया था, लॉर्ड मैकाले के सिफारिश के आधार पर। डी विकल्प आपका सही होगा। आप लोग डी विकल्प के साथ जाइएगा। ये भी होमवर्क ले लीजिए। अब ऐसे प्रश्नों का जवाब तो मैं आपको नहीं दूंगा जिसका जो गलत ही नहीं होना चाहिए और आप लोग उसे जानबूझ के गलत करें, या यदि ऐसे प्रश्न गलत हो रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोग जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा की शुरुआत पढ़िएगा। प्रारंभ में जो है आप क्लू दे देता हूँ, लॉर्ड मैकाले के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। प्रारंभ में आप जो है वो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा ब्रिटेन में होती थी। एक तिथि के बाद से जो है यह परीक्षा जो है वो भारत में भी होने लगी। प्रथम भारतीय कौन था? जो है इन सारी चीजों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों को इकट्ठा करना है, होमवर्क ले लीजिए। सब कुछ मेरे भरोसे ना रहिए। चलिए, भारत में आकस्मिकता निधि किसके अधिकार में रखी गई है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री और गृह मंत्री। चारों में से किसी एक को चुनिए। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग इन्फ्लुएंस में ना आया करिए। चले भैया, उत्तर तेजी से करिएगा। आकस्मिक निधि। चलिए, तो आकस्मिक निधि की व्यवस्था कौन करती है भैया? संसद करती है। इस पे नियंत्रण किसका है? राष्ट्रपति का। तो उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे होंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही है भैया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब अगले प्रश्न पे नहीं, आज का सेशन जो है यहीं पे कंप्लीट होगा। उम्मीद है आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया है। तो यदि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। साथ में नियमित रूप से 9:15 बजे टाइम से आप लोग जुड़ जाइए। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबा लेंगे, जिससे आपको वीडियो के जैसे ही हम लोग लाइव आए वैसे आपको सूचना मिल जाए। साथ ही में यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जो है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। या इस टेस्ट सीरीज में बार बार कह रहा हूँ आप लोगों के लिए, एक चीज आपको ध्यान दिलाते रह रहा हूँ कि आप लोग बाद में ना कहें कि सर आप ऐसा टेस्ट करा रहे हैं जिसमें मैक्सिमम प्रश्न नहीं आ रहे हैं। तो ये जो आपका टेस्ट सीरीज है या आप लोगों के नए प्रश्नों को तैयार कराने के लिए है। जो परीक्षा में आपसे 30 से 40 नए प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं, इन 30-40 प्रश्नों के लिए यह टेस्ट सीरीज है, ना कि यह टेस्ट सीरीज आपके 100% प्रश्नों के लिए है। यह सिर्फ 30-40 प्रश्नों की तैयारी के लिए है, लेकिन वे 30-40 प्रश्न जो नए वाले पूछे जाएंगे, प्रीवियस ईयर वाले नहीं है। पुराने प्रश्न जो आप सभी को पता है कि कोई भी परीक्षा होती है तो मिनिमम जो है वो 30 से 40 प्रश्न नए पूछे जाते हैं और मैक्सिमम प्रश्न बाकी जो है वो आपके 60 से 70% जो प्रश्न होते हैं वो वही पुराने प्रश्न होते हैं, भले उसका फ्लेवर थोड़ा-सा बदल दिया जाए। तो इसकी तैयारी जो है 60 से 70 परसेंट तैयारी प्रश्नों की तैयारी जो है वो 98% लोगों की तैयारी है। प्रीवियस ईयर पेपर की सबकी तैयारी है। लेकिन ये जो 30-40 प्रश्न हैं, 30-40% प्रश्न हैं, इसकी तैयारी जो है वो बहुत ही कम लोगों की है। तो आप भी जो है अपनी तैयारी को सुनिश्चित करिए कि ये जो 30-40 नए प्रश्न आपके लिए आएँगे, इन प्रश्नों की तैयारी आपकी हो सके उसके लिए जो आपकी कम से कम 4 से 5 पुस्तकें हैं, 3 से 4 ही मान लेते हैं हम।
3 से 4 जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं, उन सारी ऑथेंटिक पुस्तकों के जो है वो जिस्ट को निकाल के उससे जो है ये इस टेस्ट सीरीज के प्रश्न आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज बनाए जाते हैं। इन 3-4 पुस्तकों को पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं है। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और प्रत्येक टेस्ट सीरीज का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, तो प्रत्येक टॉपिक का एक वन लाइनर नोट्स आप अपने पास बनाइए। आपको इस नोट्स में आपको क्या मिलेगा कि जो ऑथेंटिक 3-4 किताबें हैं, उन किताबों से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती हैं, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, तो 3-4 किताबों का आपके पास एक मटेरियल जो होगा इकट्ठा हो जाएगा। आपको 4 किताबों को पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये आपके टेस्ट के जो है वो मल्टीपल फ़ायदे हैं। शुल्क मात्र ₹500 है। एक बार आपको पेमेंट करना है, बार-बार पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि और भी कोई आपको जानकारी इस टेस्ट सीरीज़ के बारे में चाहिए तो 7007701847 इस नंबर पे आप संपर्क करके और जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद। जाते-जाते वीडियो को लाइक और शेयर